नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। कल जहाँ तक क्लास ख़त्म हुआ था, नोट्स आप लोगों ने बनाया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर जो लिखवाया जाता है, कोई भी चीज़ बताया जाता है, वो मायने नहीं रखता तब तक जब तक कि आप उसे अच्छे से करते नहीं हो, यानी कि अच्छे से उसको पढ़ते नहीं हो। आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती नहीं हैं, फिर पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ध्यानपूर्वक अपनी जिस हिसाब से क्षमता हो कि हम कितना करेंगे तो जाके हमें याद होगा, उसी हिसाब से आपको काम कर लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। रोज का काम रोज ही फिनिश करना है, ख़त्म करना है। तो चलिए, तृतीय मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। जो भी बताना था और जो भी नोट्स प्रोवाइड कराने थे वो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था? दक्षिण से शुरुआत किया था इन लोगों ने, धीरे धीरे जीतना सब कुछ। तो दक्षिण से शुरुआत करते हुए सीधे जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ। पूरब की तरफ होके ये सीधे पूरब से उत्तर की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? ऊपर जाते हैं कलकत्ता में, ठीक है। वहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब कुछ अपने अंडर में लेते हैं। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर निज़ाम गए, मैसूर गए। मैसूर के बाद से फिर मराठा का नंबर आया, वो भी चले गए। अब बचा कौन था? सिंध बचे थे, पंजाब बचा था और अफ़गानिस्तान पे इनकी नज़र थी। अब जाहिर सी बात है, अगर जो हमें अपने जो भी कार्य हैं, जो भी प्रगति है, उसमें अवरोधक ना उत्पन्न हो तो हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़े, ठीक है। उनका जो भी कार्य था, ठीक है, जिस हिसाब से वो कर रहे थे काम, जिस हिसाब से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, उसमें जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहा था उसको वो हटाते चल रहे थे। यानी कि जो भी उनके काम में समस्या आ रही थी उसका समाधान वो लोग निकालते चल रहे थे। अब जैसे कि क्या हुआ, अब इनके लिए जो भी शक्तिशाली शासक थे वो इनके लिए शत्रु के रूप में थे। क्यों थे शत्रु के रूप में? इसलिए थे क्योंकि कोई भी अगर जो ये कार्य करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो शासक होगा उसको नुकसान नहीं होगा। कोई भी चीज़ हो, अगर जो एक के लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरे के लिए क्या होगा? नुकसानदेह होगा। क्योंकि वो बाहर से आए थे, उन्हें तो खुद से मतलब था, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं था। तो उन्हें पता था कि ये लोग हस्तक्षेप जरूर करेंगे, हम लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो इन लोग को, इसलिए ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे धीरे धीरे निपटाना स्टार्ट कर दिए थे। तो मराठा सबसे शक्तिशाली थे, तो भाई जब उनको निपटा दिया तो अब बचा ही कौन था? जो भी था सारे लोग नाम मात्र के थे। पंजाब एक अच्छी शक्ति के रूप में था। कब था? एक बात सुनिएगा, जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब को देखा जाता है एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य के रूप में। लेकिन किस टाइम में? जब रणजीत सिंह होते हैं वहाँ पे, तब उस टाइम में पंजाब अपने अच्छे खासे समृद्धशाली उस टाइम प्रतीत हो रहा था। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जो चीज़ें महत्व की होंगी वही चीज़ें हमें पढ़ना है। जैसे शासक बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन हमें उन्हें ही जानना है जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, ठीक है। तो जैसे कि सिख में गुरु नानक जी जो थे, उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। उसके बाद से गुरु हरगोविंद जी जो थे वो लड़ाकू समुदाय के रूप में थे, ठीक है। जब लड़ाकू समुदाय के रूप में थे तो उन्होंने वैसा कुछ परिवर्तन किया। उसके बाद से गुरु गोविंद सिंह जी आए, ठीक है। उन्होंने भी फौजी ताकत यानी कि सैनिकों की ताकत बढ़ाई। ठीक बात है, गुरु गोविंद सिंह ने बहुत सारे सैनिकों की ताकत बढ़ाई, यानी कि उसमें उन्होंने सुधार किया। ठीक बात है। अब जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई, उसके बाद से गुरुओं की परंपरा क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो ये जो सिख के शिष्य थे, एक प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था बंदा सिंह। फिर कमान सिखों का किसके हाथ में आ गया? बंदा सिंह के पास। अब ये जो बंदा सिंह थे ये काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे। ज़मीनी स्तर से जुड़ने का सेंस ये है कि ये अमीर गरीब, अधिकतर जो गरीब होते थे, ठीक है, जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनसे इनका संपर्क अच्छा खासा था। यानी कि ये दया भाव रखते थे, ठीक है। बड़े लोगों से उतना ज़्यादा अच्छा संपर्क इनका नहीं था, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये अपने धर्म को लेके एकदम ही कट्टर थे, ठीक है। इनके अंदर अपनी धार्मिक कट्टरता थी। तो धार्मिक कट्टरता की वजह से अदर जो उच्च जाति के लोग रहते थे या दूसरी जाति के लोग रहते थे, इनसे अच्छे से संपर्क नहीं साध पाते थे, इनसे अपना व्यवहार मजबूत नहीं कर पाते थे। इसलिए जब भी इनके विरोध में कोई आया तो उनका सपोर्ट, जो इनको नहीं चाहते थे, इनसे अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, उन्होंने कर दिया।
इनके विरोधियों का सपोर्ट, और जब विरोधियों का सपोर्ट कर दिया तो फिर ये भी तो फंसने वाले ही थे। तो इनका भी वही हाल हुआ। इन्होंने जो मुग़ल थे उनके खिलाफ अभियान चलाया बहुत सारा, लेकिन लास्ट में इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी कत्ल कर दी जाती है। अब तो और ही बड़ी काली रात हो गई थी सिख धर्मों के लिए, सिख समुदाय के लिए। उसके बाद जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता था, ठीक है, पश्चिम से जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता था, तो उस टाइम में क्या माहौल था? उस टाइम में ये माहौल था कि वहाँ एकदम अस्थिरता हो गई थी। अब अस्थिरता हो जाएगी तो अब बाहर से कोई भी अगर जो इस तरह से कार्य करता है, यानी कि आक्रमण करता है, युद्ध करता है या फिर लूटने आता है, तो जो स्थानीय लोग होंगे वो ये नहीं सोचेंगे कि हम आपस में अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग समूह के हैं। वो लोग एकजुट होकर उनका सामना करेंगे, क्योंकि वो बाहर से आए रहेंगे और सीधे सीधे वो वार करेंगे हमारे ऊपर। तो हमें ये उस टाइम पता होता है कि हमें इनसे बचना है, इनको भगाना है। तो उस टाइम कोई भी जाति पाति नहीं देखता। और उस टाइम यही हुआ, जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आए लूटने के लिए, तो यहाँ पे लोगों ने विरोध किया मिलके। तो इस तरह से जब वहाँ का प्रशासन दोबारा, वहाँ के प्रशासन की नींव रखनी थी, अब वहाँ के प्रशासन की दोबारा नींव रखने के लिए बहुत सारे ग्रुप बन गए। बहुत सारे ग्रुप कहने का मतलब कि जैसे कि लगभग 12 मिसल कहा जाता था। मिसल मतलब समूह हो गया। बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को मिसल कहा जाता है। तो लगभग 12 मिसल उस टाइम से बन गए थे। तो उसमें से एक मिसल जो था बहुत महत्वपूर्ण था। उस मिसल का नाम सुकर चकिया मिशन था। अब जो सुकर चकिया मिसल था, मिसल मतलब आप लोग याद रखेंगे कि ग्रुप होता है, समूह होता है, संघ होता है, ठीक है। मिसल मतलब संघ होता है। यहाँ मिसल इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो यहाँ पे इसलिए वही शब्द लिया जा रहा है। बाकी आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मिसल मतलब संघ होता है, ठीक है। तो 12 संघ थे लगभग, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संघ था सुकर चकिया मिसल, ठीक बात है। तो सुकर चकिया मिशन के जो प्रमुख थे वो कौन थे? रणजीत सिंह थे, जो कि एक साहसी सैनिक थे और कुशल प्रशासक भी थे। मतलब उनका प्रशासन ऐसे होता था कि उसमें कोई कमी नहीं रहती थी। उन्हें अगर जो किसी को देखकर कॉपी भी करना है ना, तो उसमें भी इन्हें संकोच नहीं होता था, अगर जो वो चीज़ें बेहतर हैं तो, ठीक बात है। और ये चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। इतना इनके बारे में हो गया। तो इन्होंने ही अच्छी खासी सैनिक, जैसी सैनिक यूरोपीय लोगों की थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की जैसी सैनिक थी, वैसे ही ये भी आधुनिक प्रशिक्षण सैनिकों को दिलवा के बहुत बेहतर सैनिक क्षमता का निर्माण इन्होंने किया था। और कहा भी जाता था कि दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी सैनिक इन्हीं की थी। अगर जो पहले नंबर की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरे नंबर पे इनको कहा जाता था। इनकी इतनी प्रशंसा थी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने साम्राज्य का देखभाल किया। जब तक ये रहें तब तक अंग्रेज इनके साम्राज्य में, भले ही इन्होंने डिवाइडर कर दिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रणजीत सिंह के टाइम में ही कहा कि जो सतलज नदी है उसके पश्चिम तरफ आप रहोगे और पूरब तरफ हमारा अधिकार रहेगा। लेकिन रणजीत सिंह ने उस टाइम उन्हें कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अभी उनकी शक्ति क्या है, यानी ब्रिटिशर्स की शक्ति क्या है, ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने समझदारी दिखाते हुए ये सोचा कि अभी हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम इनसे आगे जा पाएँ। तो इसलिए इस चीज़ को स्वीकारते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा किया, जो साम्राज्य था उसको बचा के रखा। लेकिन इनके जाने के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं उनमें आपस में क्या होता है? संघर्ष होता है। 4 उत्तराधिकारी होते हैं, आपस में संघर्ष होता है। इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? ब्रिटिशर्स उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिशर्स से और इनके जो उत्तराधिकारी थे इनसे जब होता है लड़ाई, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं दमखम अपना दिखाते हैं। 4-5 युद्ध होता है तो उसमें 4 बार युद्ध में ये लोग बराबरी पे आते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और उनकी पराजय हो जाती है, यानी कि पंजाब का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता है, ठीक है। रही बात सिंध की, तो सिंध भी समझदारी का परिचय दिखाया था। सिंध ने भी अच्छे से ही इनसे वार्तालाप किया था, ठीक है। इनके सहमति से ही हर एक कार्य करने का वादा किया था और बहुत सारी संधियाँ भी हुई थी सिंध के साथ कि हम आपका विलय अपने में नहीं करेंगे, बशर्ते आप ये शर्तें पूरी करो। सिंध इनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था। लेकिन सिंध का विलय इन्होंने क्यों किया वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। नोट्स में जो करवाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सिंध का इन्होंने विलय क्यों किया। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान जैसे कि रसिया से लग रहा था वहाँ पे, तो इनको ये डर था कि कहीं रूस, क्योंकि रूस की और ब्रिटेन की आपस में जमती नहीं थी, तो इनको ये डर रहता था कि कहीं रूस ना हमारे ऊपर हमला कर दे अफ़गानिस्तान के रास्ते।
ठीक है। दूसरी चीज़, नेपोलियन का भी भय था। भाई नेपोलियन फ्रांस का बहुत बेहतर सेनापति था, ठीक है, वो शासक भी वहाँ का रहा। ठीक, तो नेपोलियन के बारे में जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। वो फ्रांस का सेनापति था, ठीक है। तो उनका भी भय था अदर आक्रमणकारियों का। और दूसरा ये सोचे कि अफगानिस्तान के ऊपर जब हम अपना आधिपत्य कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे ही अनुसार वहाँ हम अपने पिट्ठू को जो भी होगा उसको बैठा देंगे, और बैठा देंगे तो हमारे ही द्वारा वहाँ का प्रशासन चलाया जाएगा, तो फिर वहाँ पे बाहर के लोग इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। ये सोच के अफगानिस्तान पे भी ये आक्रमण करते हैं। अब अफगानिस्तान का तो भूमि आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि कितना संग्राम भरा हुआ है वहाँ पे जो भी गया है, चाहे वो कितना भी अपने आप को सर्वशक्तिशाली क्यों ना मानता हो, उसे वापस आना ही पड़ा है। यानी कि वो लोग भगा के ही छोड़े हैं, वहाँ पे कोई टिक ही नहीं पाया है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना रहे। रसिया का भी आप देख लो, पहले के टाइम में रसिया भी वहाँ पे जाके अपना परीक्षा दिया, लेकिन उसमें वो भी फेल हो गया इतने टाइम तक, 10 साल तक रहने के बावजूद। और वहाँ फिर अमेरिका भी रहा इतने लंबे टाइम तक, वो भी अपनी परीक्षा में फेल हो गया। तो जो लोग भी अफगानिस्तान में जाते हैं उनको जीत नसीब नहीं होती है, वहाँ की भूमि ही ऐसी है, वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, ठीक है। और उस टाइम जैसे कि जनजाति लोग रहते थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, तो वो लोग पसंद भी नहीं करते थे कि कोई बाहरी आके हमारे ऊपर अपना अधिकार जताए, यहाँ का साम्राज्य हमसे छीने। वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो लोग अपने ही यहाँ की स्थिति जैसी थी, वहाँ के ही जो शासक थे उन्हीं को वो लोग मंजूर करते थे, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप उनको मंजूर नहीं था। ठीक बात है। तो आगे हम लोग नोट्स में लिखेंगे। चलिए नोट्स में लिखिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश विस्तार, उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश विस्तार, यही बचा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान का देखेंगे, उत्तर पश्चिम में ब्रिटिश विस्तार। तो पहले नंबर पे आप लोग 1 2 3 नंबर करके डाल लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब तीनों हैं। तो पहले नंबर पे अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे सिंध, तीसरे नंबर पे पंजाब। तो पहले नंबर पे अफगानिस्तान लिखिएगा 1839 से 42, अफगानिस्तान के नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा 1839 से 42। सिंध, दूसरे नंबर पे सिंध के नीचे लिखिएगा 1843। तीसरे नंबर पे पंजाब के नीचे लिखेंगे 1849। यानी कि इतने टाइम पीरियड में ऐसा कुछ इन्होंने किया था, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे आक्रमण किया था, और या फिर इन लोगों का विलय किया था। मतलब जिनका विलय ये कर पाए थे, अब जिनका कर ही नहीं पाए उनके लिए तो मजबूरी हो गई। भाई अपने यहाँ का तो कर लिए, अफगानिस्तान में तो इनकी दाल गली नहीं, तो करते भी फिर क्या। चलिए अब हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए, अफगानिस्तान के संदर्भ में, अफगानिस्तान के संदर्भ में अंग्रेज़ों की नीति, अफगानिस्तान के संदर्भ में अंग्रेज़ों की नीति, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, ये हेडिंग था जो मैंने बोला है, अफगानिस्तान के संदर्भ में अंग्रेज़ों की नीति, ये हेडिंग था। पहला पॉइंट लिखेंगे, अफगानिस्तान की सीमा रूस से लगती थी, अफगानिस्तान की सीमा रूस से लगती थी, तथा यूरोप में ब्रिटेन व फ्रांस के, ब्रिटेन व रूस के अच्छे संबंध नहीं थे, यूरोप में ब्रिटेन व रूस के अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक। रूस के द्वारा भारत में प्रवेश तथा अरब सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण का खतरा बना हुआ था, उसी में अगले लाइन से लिखेंगे, अतः इस खतरे को रोकने तथा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने प्रारंभ में अग्रगामी नीति का प्रयोग किया, ठीक है। अग्रगामी नीति क्या होती थी, मतलब प्रत्यक्ष शासन, ठीक है, कि डायरेक्ट ये लोग वहाँ पे अपना शासन करें, उसी को अग्रगामी नीति कहते थे। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इस नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित करने की योजना इसी उद्देश्य
इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने पहला युद्ध लड़ा। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने पहला युद्ध लड़ा। पहला युद्ध लड़ा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। पहला युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42। 1839 से 42। तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेज़ों को व्यापक नुकसान हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को व्यापक नुकसान हुआ और इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने कुशल अकर्मण्यता की नीति अफ़गानिस्तान के प्रति अपनाई। अब ये अकर्मण्यता की नीति क्या थी? ये नीति थी जैसे मित्रता भाव लेके, कि अब तो सीधे सीधे तो हम जीत नहीं पाए, तो समझो टेढ़ी उंगली करके घी निकालते हैं, मतलब अब व्यवहार कर लेते हैं। ठीक है, आगे इसी में लिखेंगे, इस नीति के अंतर्गत अफ़गानिस्तान सरकार के साथ मित्रवत संबंधों के स्थापना पर बल, जिससे रूसी विस्तार को रोका जा सके। ब्रैकेट में एक चीज़ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या पता कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ब्रैकेट में आप लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए जॉन लॉरेंस 1864 से 78 नामक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह नीति विशेष तौर पर चर्चा में आई। दूसरा हेडिंग डालिए, सिंध विजय। अफगानिस्तान का तो हो गया जो होना था, और उतनी ही चीज़ें हमें लिखनी है जितना इंपॉर्टेंट हो, जितना ज़रूरी हो। एक चीज़ को लेके हमें पूरा टिक के नहीं चलना है कि 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगा के रखना है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं बनने वाला है। हमें उतना ही वैसे ही इतना सारा चीज़ पढ़ना है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम की चीज़ हो। ठीक, दूसरा हेडिंग डालेंगे सिंध विजय। ठीक है, सिंध विजय में पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंध विजय में तृतीय मराठा युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों की सीमा सिंध को छूने लगी थी। ठीक, और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सिंध एवं अंग्रेज़ों के बीच कुछ संधियां भी हुई, जैसे 1809 में शाश्वत मित्रता की संधि। ठीक, ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग, नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा, सिंध ने यह आश्वासन दिया था कि वह फ्रांसीसियों को अपनी सीमा में बसने नहीं देंगे। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल एक लिखिएगा। 1838 में सिंध ने सहायक संधि पर भी हस्ताक्षर किया। 1838 में सिंध ने सहायक संधि पर भी हस्ताक्षर किया तथा प्रथम अफगान युद्ध में भी सिंध ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बावजूद 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध का विलय किया। नेपियर नामक सेनापति था उस वक्त जिस वक्त सिंध का विलय हुआ था, उस वक्त नेपियर नामक सेनापति था। अब एक चीज़ लिखेंगे कि सिंध का विलय क्यों, मतलब सिंध का विलय इन लोगों ने क्यों किया, क्या सोच के किया, क्या कारण थे, तो क्वेश्चन मार्क देंगे, सिंध का विलय क्यों। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, अफगान युद्ध के पश्चात प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति के लिए। पहले पॉइंट में लिखेंगे, अफगान युद्ध के पश्चात प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति के लिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, पुनः अफगानिस्तान एवं फ्रांस के साथ युद्ध की पुनः अफगानिस्तान एवं रूस के साथ युद्ध की संभावना
इस दृष्टिकोण से सिंध उपयोगी हो सकता था। दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा पुनः, अफगानिस्तान एवं रूस के साथ युद्ध की संभावना इस दृष्टिकोण से सिंध उपयोगी हो सकता था। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पंजाब पर नियंत्रण की दृष्टिकोण से भी, पंजाब पर नियंत्रण की दृष्टिकोण से भी सिंध का महत्व था, सिंध का महत्व था। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखिए, सिंध की समुद्री सीमा, सिंध की समुद्री सीमा का सुरक्षा, सिंध की समुद्री सीमा का सुरक्षा व व्यापार की दृष्टि से महत्व था। ठीक, सुरक्षा व व्यापार की दृष्टि से महत्व था। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, अन्य आर्थिक कारण भी, अन्य आर्थिक कारण भी जैसे भू राजस्व की प्राप्ति, भू राजस्व की प्राप्ति, बाजार के रूप में सिंध की उपयोगिता। एक तो हो गया भू राजस्व की प्राप्ति, दूसरा हो गया बाजार के रूप में सिंध की उपयोगिता। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 2017 में आया था, 2017 में आया था क्वेश्चन लिखिएगा, 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में भारत विखंडित राज्य की छाया से ग्रस्त था। 18वीं सदी के मध्य में भारत विखंडित राज्य की छाया से ग्रस्त था। 150 शब्द में लिखना है, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग का प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, तो आप लोग को शब्द सीमा पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, एक बार लिखने आ जाएगा तो जो शब्द सीमा का कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंतित नहीं होना है कि हमें 150 शब्द में लिखना था। ठीक है, तो हमने ज़्यादा लिख दिया, तो अभी लिखने का प्रैक्टिस करना है, तो शब्द मत ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे आप लिखते चलेंगे शब्द सीमा वैसे वैसे कंट्रोल होता चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, कभी भी यूपीएससी अगर जो क्वेश्चन देती है, कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर जो 150 शब्द है, तो आपने अगर जो 150 शब्द लिखा और जो यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग, उससे संबंधित अगर जो आपने नहीं लिखा, जो यूपीएससी चाहती थी आंसर वो आपने नहीं लिखा, तो भले ही क्यों ना आप 150 शब्द लिखे हो, उस पर आपको नंबर यूपीएससी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो आपने वही 150 के बदले उसके आधे में ही लिखा और जो यूपीएससी चाहती थी वो आंसर आपने दे दिया उस क्वेश्चन का, तो उसमें भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए इसको लेके वरीड नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। ठीक बात है ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अभी लिखने का अभ्यास करना है और कंटेंट एकदम रेडी होना चाहिए, जो भी नोट्स करवाया सारा वो एकदम तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगे धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ती जाएंगी। पीछे रिवीजन भी चीज़ें करनी है, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट आएगा, तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सारे नोट्स तैयार करने होंगे और एक ही बार जब हो जाएगा तो हो नहीं पाएगा, कोई कितना भी फिर धुरंधर हो। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करते चलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आंसर राइटिंग आप करते चलिएगा।